स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th का हमारा चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स, जो कि हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। तो आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हमने इश्यू ऑफ शेयर्स के लेसन में अभी तक हमने पढ़ा है कि शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको इश्यू किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है। और हमने जब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है तो हमने पढ़ के आए हैं जर्नल एंट्री किसकी, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इनकी जितने का है शेयर्स उतने ही रुपए में उसको इश्यू करना। तो वो जनरल एंट्री हम कर चुके हैं, उस टॉपिक को हमने समझ लिया है। आज का टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, कि शेयर्स को किसके ऊपर इश्यू करना, प्रीमियम के ऊपर। अब ये क्या चीज है कि शेयर्स इश्यू एट प्रीमियम, तो इसमें क्या होता है, देखिए हम इतना तो पढ़ के आए हैं कि एक शेयर्स का जो वैल्यू थी, जो कीमत थी, वो 10 रुपए था। ठीक है, तो 10 के शेयर्स को 10 ही रुपए में लोगों को इश्यू करना, वो तो हो जाता है एट पार। यानी कि हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं, वो 10 रुपए की है, हमने उसको वो वस्तु दी और उससे 10 रुपए लिए, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एट प्रीमियम, यानी कि हम उस अगले व्यक्ति को एक शेयर्स दे रहे हैं जिसकी कीमत 10 रुपए है, लेकिन हम उसको कह रहे हैं कि आपको ये शेयर्स मिलेगा 12 रुपए में। यानी कि वो शेयर है तो 10 का, लेकिन हम लोगों को दे रहे हैं उसको 12 रुपए में, यानी कि 2 रुपए का हम बेनिफिट कमा रहे हैं। और अगले व्यक्ति को भी पता है कि ये शेयर्स कितने का है, 10 का, लेकिन वो उसको 12 में लेने के लिए भी तैयार होता है। तो यही होता है एट प्रीमियम। इसमें क्या होता है, क्यों, अब आप लोग कहोगे कि ऐसा कैसे है, मतलब लोग क्यों खरीदते हैं जब आपको पता है कि ये वस्तु 10 रुपए की है। ठीक है, तो जानबूझ के आप उसको 12 रुपए क्यों दे रहे हो। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि अच्छी कंपनियां जो होती हैं, जिनकी इमेज अच्छी होती है, जो अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं और जो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती हैं। ठीक है, तो जब अच्छा डिविडेंड किसी व्यक्ति को मिलेगा तो वो 10 की बजाय 12 रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो कंपनी को यहाँ पे 2 रुपए की बचत हो जाती है, क्योंकि जब कंपनी को उसके पैसे लौटाने होंगे, ठीक है, जब कंपनी को उसके पैसे लौटाने होंगे तब कंपनी उसको सिर्फ 10 रुपए लौटाएगी और उससे ले रहे हैं 12 रुपए। तो कंपनी को 2 रुपए का बेनिफिट है और लेने वाले को क्या बेनिफिट है कि भाई उसको एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है और उसको एक अच्छा डिविडेंड मिलता रहेगा। तो जब कंपनी अपनी शेयर्स की फेस वैल्यू से, ठीक है, अपने शेयर्स की अक्षत बेटा, जब कंपनी अपने शेयर को अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा रेट पर इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम। ठीक है, अब इश्यू एट प्रीमियम, तो देखिए, अब ये जो 2 रुपए उसने कंपनी ने कमाए हैं, ठीक है, तो ये हो जाते हैं उसके प्रीमियम रिजर्व। तो इस 2 रुपए के लिए हम एंट्री करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम से। ठीक है, पहले इसके लिए यूज करते थे, इन 2 रुपए के लिए हम यूज करते थे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन अब क्या है, हम इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये नाम यूज करते हैं। ठीक है, रिजर्व 2013 जो 2013 नया कंपनी एक्ट आया था उसके तहत। ठीक है, उससे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज करते थे। अब भी अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखते हो तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको एक अच्छे वे में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नाम रख दिया है इसका। तो अब देखिए, इस प्रीमियम के अमाउंट का, जो अमाउंट उसको मिलेगी कंपनी को, वो उस पैसे का यूज अपने डिविडेंड को जो है देने के लिए नहीं कर सकती। उसका यूज, जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे, उसका यूज कंपनी अपने सिर्फ जो पहले के खर्चे थे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, ठीक है, या फिर इन शेयर्स को, ठीक है, मतलब शेयर्स को या डिवेंचर्स को इश्यू करने के लिए जो उसके खर्चे हुए हैं, उनको खर्चों को पूरा करने के लिए, ठीक है, या फिर जो डिस्काउंट के ऊपर उसने कोई शेयर इश्यू किया है, 10 का शेयर 8 में भी देना पड़ गया, तो जो 2 रुपए वहां पर लॉस हुए हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, इस तरह के खर्चों के लिए इस प्रीमियम के अमाउंट को एक कंपनी यूज कर सकती है। वो इसको डिविडेंड में देने के लिए उसको यूज नहीं करेगी। ठीक है, इसीलिए इस अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये एक लाभ का हिस्सा नहीं है कंपनी का, ये हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को दिखाया जाएगा और कहाँ कहाँ यूज होगा, बोनस शेयर इशू करने के लिए, या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, या फिर जो स्थापना करने के लिए, कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी खर्चे हुए थे उनको राइट ऑफ करने के लिए, इस तरह के खर्चों में इस अमाउंट को दिखाया जाएगा। ये क्या है, एक पूंजीगत लाभ है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, ठीक है, इसकी थ्योरी। अब हम बात करते हैं इसके जर्नल एंट्रीज कि हम इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री के लिए हम सबसे पहले जर्नल एंट्री हमारी सेम वैसे ही रहेंगी जैसे इश्यू एट पार की थी, बस एक लाइन थोड़ी सी और ऐड हो जाएगी प्रीमियम की। तो हम इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पर क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ये हम एंट्री करते थे क्योंकि किसी भी कंपनी के पास सबसे पहले पैसा पहुंचता है एप्लीकेशन के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, यहाँ पर जो पैसा आएगा वो उसके पास आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1000 शेयर्स थे जो उसने 10 रुपीज के थे, ठीक है, @ 10 रुपीज, और उसको इश्यू किया है 12 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके पास बैंक का पैसा आएगा वो 1000 मल्टीप्लाई में 12 इतना आएगा। तो देखिए बैंक अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे 1000 रुपीज मल्टीप्लाई में 12, क्योंकि अब उस कंपनी के पास एप्लीकेशन के टाइम पे कितने रुपए आए हैं, 12 रुपए, ठीक है, 10 रुपए नहीं आए हैं। तो यहाँ पर ही हम 12 रुपीज से एंट्री कर देंगे, ठीक है, 12,000। उसके बाद दूसरी एंट्री कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इनकी यहाँ पर 12,000 मिले थे, वो कैसे मिले थे, शेयर कैपिटल के तो थे 1000 और यहाँ पर थे 10,000, ठीक है, शेयर कैपिटल के 10 और यहाँ पर प्रीमियम के देखिए 1000 शेयर्स थे और एक शेयर के ऊपर 2 रुपए प्रीमियम के मिले हैं, तो 2000 रुपए उसको प्रीमियम के मिल गए। और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही चीज आपको याद रखने की, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी पैसा है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट बैलेंस दिखाई देता है उसमें, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, ये तो हम करते थे, सीधी सी बात है। उसके बाद हम एक और एंट्री कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये तो बात है जब सिक्योरिटी प्रीमियम हमें एप्लीकेशन के टाइम पर ही मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट होती है वो हमें अलॉटमेंट के टाइम पर मिलती है, ठीक है। तो उसके टाइम पर हम क्या एंट्री करेंगे, उसके टाइम पर हम एप्लीकेशन की सेम वही एंट्री करेंगे जो एट पार की होती थी, इनकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम नहीं मिला है तो हम यहाँ से ये एंट्री हटा देंगे और ये वाली हम वही एप्लीकेशन की जितनी भी अमाउंट थी 10 रुपए में से एप्लीकेशन के टाइम पर अगर 3 रुपए मंगाए हैं तो 1000 मल्टीप्लाई में 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अब हमने अलॉटमेंट के टाइम पर मंगाया तो अब हम एंट्री कर देंगे अलॉटमेंट की, जो कि क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम ऐसे ही करते थे, ठीक है। इनके 1000 के शेयर्स थे, अलॉटमेंट मान लीजिए अलॉटमेंट के ऊपर हम मंगा रहे 3 रुपए, ठीक है, और प्रीमियम का भी यहीं पे मंगा रहे 2 रुपए, तो यानी कि हमने 5 रुपए मंगा लिए तो हम यहाँ पर कर देंगे 5, ठीक है। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जो कि वैल्यू थी अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की अकेले की वैल्यू थी 3 रुपीज, ठीक है, तो 3000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो कितना था 1000 के ऊपर 2 रुपए, और उसके बाद हम जनरल एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, कितने से 5000 से, ठीक है। इस तरह से हमारी जनरल एंट्री हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, एक ही चीज याद रखने, एप्लीकेशन के टाइम पर है तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, अगर अलॉटमेंट के टाइम पर है तो यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है।
क्या होता है मेनली, या तो आपको दिया मिलेगा कि एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच एट इशू एट प्रीमियम, ठीक है। और वो प्रीमियम किस टाइम पर मंगाना है, तो वो दिया होगा कि प्रीमियम को जो है कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पर ही मंगा रही है, तब तो ठीक है। लेकिन प्रीमियम दे रखा है कि 2 रुपए के प्रीमियम के ऊपर कंपनी ने इशू किए है शेयर्स, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा कि कंपनी उस प्रीमियम को किसके टाइम पर मंगवा रही है, एप्लीकेशन के साथ मंगवा रही है, अलॉटमेंट के साथ मंगवा रही है, फर्स्ट कॉल पर मंगवा रही है, किसके साथ मंगवा रही है। तो जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बता रखा हो तो हमें प्रीमियम की अमाउंट को अलॉटमेंट के साथ ही मंगाना है, ठीक है। जब कुछ नहीं कह रखा हो तो प्रीमियम को हम किसके साथ मानेंगे, अलॉटमेंट के साथ। और जब बता ही रखा है कि भाई एप्लीकेशन के साथ मंगा रही है तो हम वहां पर मंगा लेंगे। कई बार क्या होता है कि प्रीमियम के अमाउंट को वो 2 हिस्सों में मंगा लेते हैं, जैसे 2 रुपए है, 2 रुपए में से एक हिस्सा एप्लीकेशन के टाइम पर मंगा लेते हैं और एक हिस्सा अलॉटमेंट के टाइम पर मंगा लेती है, तो वो भी ठीक है। तब सिक्योरिटी प्रीमियम की दोनों जगह एंट्री हो जाएगी, 1 रुपए से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और 1 रुपए से अलॉटमेंट के साथ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मुश्किल कोई पॉइंट नहीं है, जैसे एट पार की एंट्री थी वैसे ही एंट्री होंगी, बस एक और अलग से लाइन ऐड हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ये अभी मैंने आपको सिंपली थ्योरी समझा दिया अलॉटमेंट की, प्रीमियम की हम किस तरह से एंट्री करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हम एक करते हैं प्रीमियम का, क्या कह रहे हैं कि स्पेंसर पेंट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। यानी कि स्पेंसर जो एक लिमिटेड है उसकी मैक्सिमम कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख है, जो कि कितने हिस्सों में बटी हुई है, वो बटी हुई है 5 लाख के इक्विटी शेयर्स में, 5 लाख के इक्विटी शेयर्स में बटी हुई है, और उसकी रेट है इसमें से, ठीक है, टोटल है वो 50 लाख उसकी मैक्सिमम कैपिटल है, जो कि 5 लाख के इक्विटी शेयर्स में बटी हुई है, और जो कि है 10 रुपीज ईच। क्योंकि इस 5 लाख है तो 10 रुपए का एक शेयर होगा, तभी हमारे पास 50 लाख की अमाउंट आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है कि कंपनी ने 2 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 3 रुपए प्रीमियम पर, ठीक है। इनकी इस 5 लाख में से कंपनी ने इशू करे हैं सिर्फ 3 लाख के इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 3 लाख के इक्विटी शेयर्स 5 के बजाय, ये तो उसकी मैक्सिमम है, हमें पता है अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जो एक कंपनी की मैक्सिमम पूंजी होती है जो वो अपने पूरे जीवन काल में मंगा सकती है, उसमें से उसने सिर्फ 3 लाख के शेयर्स इशू करे हैं, यानी कि उसने क्या मंगाया है, 30 लाख की ही कैपिटल मंगवाई है अभी। और उसने ये कैपिटल क्या किया है, सॉरी 3 नहीं 2 है, ठीक है 2 है, और इसमें उसने क्या किया है 3 रुपए ईच प्रीमियम पर, ठीक है, 3 रुपया प्रीमियम के ऊपर उसने ये इशू किया है, ठीक है, यानी कि इशू एट प्रीमियम, जो कि प्रीमियम के अमाउंट क्या है 3 रुपए। उसके बाद उसने ये अमाउंट किस तरह से मंगाई है, क्योंकि ये इशू एट प्रीमियम है, यानी कि शेयर एक शेयर है तो 10 रुपए का, हमें पता है 10 रुपीज वाले शेयर्स में बटी हुई है उसकी सारी कैपिटल, और उसने ये इशू किया है प्रीमियम के ऊपर 3 रुपए पर, यानी कि 10 वाला शेयर उसने इशू किया है कितने में, 13 में। अब हम देखते हैं कि उसने ये अमाउंट किस तरह से मंगाई है, इकट्ठी 13 के 13 रुपए मंगाए हैं या पार्ट्स में मंगाए हैं, किस तरह से मंगाया, जो प्रीमियम है वो कब मंगाया, एप्लीकेशन के टाइम पर या अलॉटमेंट के टाइम पर, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, उसने क्या कहा कि एप्लीकेशन पर 4 रुपए मंगाए हैं उसने, तो हम देखते हैं एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी ने मंगाए 4 रुपीज, अलॉटमेंट के ऊपर मंगाए हैं उसने 5 रुपीज, अलॉटमेंट के ऊपर मंगाए 5 रुपीज, और वो कह रहा है कि ये जो 5 रुपीज है ये इंक्लूडिंग क्या है, प्रीमियम, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है 5 रुपीज, तो प्रीमियम कितने का, 3 रुपीज का, इसका मतलब ये किस तरह से है 2 + 3, इस तरह से है, 2 रुपए अलॉटमेंट के और 3 रुपए प्रीमियम के, तो हम भी इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 + 3, ये 3 किसके हैं, ये 3 है प्रीमियम के, ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। आप भी जब ऐसे क्वेश्चंस करो इश्यू ऑफ शेयर्स के, तो आप
एक साइड में ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। एप्लीकेशन इतना, अलॉटमेंट 2 + 3, 3 के ऊपर P लिख दो कि ये 3 रुपए प्रीमियम के हैं। उसके बाद है फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल के ऊपर है 2 रुपीज, और सेकंड और फाइनल, सेकंड एंड फाइनल इकट्ठी ही मंगा ले, सेकंड और फाइनल, या फिर ये कह सकते हो कि सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल है जिसके ऊपर उसने मंगाए हैं 2 रुपीज। तो देखिए हमारे कितने हो गए, हम देख भी लेते हैं। 4 + 2 6, 6 + 2 8, और 8 + 2 10, 10 का शेयर था, और प्लस में इधर 3 रुपया प्रीमियम के, तो हमारा हो गया ना 10 + 3 13 रुपए का। अब हम अपनी एंट्री पर आते हैं। उसके बाद है एक और लाइन है, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारे शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है, सब्सक्राइब हो गए सारे शेयर्स, यानी कि जनता ने खरीदने के लिए एप्लीकेशन दे दिया है। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंट टू 75,000 विच वर फुली राइट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि शेयर्स को इशू करने के टाइम पर हमें 75,000 का खर्चा हुआ था, ठीक है। ये क्या खर्चा था, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस था 75,000 का। ये सारा का सारा हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर लेंगे, इनकी जो प्रीमियम से हमें बेनिफिट हुआ है वहां से इसकी भरपाई हम कर लेंगे। अब हम आते हैं जर्नल एंट्री पे। तो सबसे पहले देखिए हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, हमका बोर्ड कम पड़ेगा, हमारे पास जगह। आपको नरेशन में पता है क्या लिखना है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सॉरी प्रीमियम इसके साथ नहीं है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। तो कितनी रिसीव्ड हुई है, हमारे शेयर्स कितने थे 2 लाख के, ठीक है, 2 लाख के शेयर्स थे, हमारे शेयर्स थे 2 लाख के, और एप्लीकेशन के ऊपर मंगाए हमने 4 रुपीज, तो 8 लाख रुपए हमें मिल गए, ठीक है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एंट्री, हम क्या करेंगे, इस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारा एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इस तरह से हम नरेशन लिख देंगे। तो कितनी, जितनी की अमाउंट है वो सारी की सारी हमने पूंजी खाते में भेज दी, क्योंकि ये क्या है भाई, शेयर पूंजी का, ठीक है, शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है, एप्लीकेशन की अमाउंट उसी का तो भाग है। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे किसकी, शेयर अलॉटमेंट की। तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। यही एंट्री हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बैंक तो सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पर पहले पैसा मिलता है, बाकी सबके लिए तो कंपनी पहले कॉल करती है, ठीक है, ड्यू करती है, ट्रांसफर करती है, और उसके बाद उसके पैसे आते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और टू क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, इस तरह से हम नरेशन बना देंगे, ठीक है। तो अब हम अपनी एंट्री करेंगे अमाउंट के साथ। तो शेयर अलॉटमेंट में हमारी देखिए शेयर कितने थे 2 लाख के, अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे हमारे पास आए हैं 2 + 3 5, यानी कि टोटल अलॉटमेंट के टाइम पे पैसे तो टोटल 5 ही आए हैं ना कंपनी के पास। वो अलग बात है कि ये 5 अलग अलग वे में आए हैं, इनकी इस 5 में 2 अलॉटमेंट के 3 प्रीमियम के, लेकिन आए तो हमारे पास 5 रुपए ही है ना, तो हम करेंगे 5 से। अब कितना हो जाएगा 10 लाख। अब इसमें हम बताएंगे कि इस 10 लाख में किसका कितना हिस्सा है। तो शेयर कैपिटल का हिस्सा है 2, 4 लाख, और प्रीमियम है 2 लाख के शेयर्स हैं, और प्रीमियम है 3 का,
ठीक है, इस तरह से हम अपनी एंट्री कर देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी ये हो गई अलॉटमेंट और प्रीमियम की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए शेयर कितने के थे, 2 लाख के। फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपए मंगाया, ठीक है, इस तरह से एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जब पैसा आएगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से हमारी एंट्री हो जाएगी। सिंपल से जनरल एंट्री, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बस आप एक बार कोशिश करो, 1-2 बार इसको ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन को 1-2 बार करके देखो, फिर हर एक में ये जनरल एंट्री रिपीट होनी है। नेक्स्ट हमारे पास है शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखिए कितने का, वही हमारे 2 लाख के शेयर्स हैं और फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपए ही मंगाए हैं, तो 4 लाख। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जब पैसा आ जाएगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाएगा कितना का इतना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अभी वैसे तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक चीज और है, एक एक्सपेंसेस है जो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले तो इस एक्सपेंसेस की हमने भरपाई करी है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने, नीचे हो सकता आपको ना दिखे तो लास्ट की 2 जनरल एंट्री जो है मैं आपको ऊपर समझा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, शेयर एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम ये जनरल एंट्री करेंगे टू बैंक, यानी कि भाई जो भी खर्चा हुआ था शेयर्स को इश्यू करने के टाइम पर उसकी हम भरपाई करेंगे। तो हमने उसकी पेमेंट करी है, कितने का था, 75,000 का, ठीक है। ये 75,000 हमने पे तो कर दिए, लेकिन अब हम ये लेंगे कहाँ से, ये हम लेंगे उस प्रीमियम से, ठीक है। कंपनी इसकी भरपाई कहाँ से कर लेगी, प्रीमियम से। एक बार तो उसको पैसे देने ही पड़ेंगे कैश में, उसके बाद ये उसकी भरपाई कर लेगी उस प्रीमियम के अमाउंट से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, कितनी, 75,000, ठीक है। इस तरह से वो अपने शेयर्स का जो है राइट ऑफ कर लेगी, ठीक है। मैं एक बार आपको इस जर्नल एंट्री को अलग से समझा देती हूँ, थोड़ा साफ करके। ये आपको समझ में आ गया होगा अलॉटमेंट का। अब मैं एक बार ये जो लास्ट में इश्यू एक्सपेंसेस की थी एक बार फिर से अच्छे से बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि भाई जो भी खर्चा था उसकी भरपाई कीजिए, ठीक है। तो कंपनी ने उसकी पेमेंट कर दी 75,000 की। अब कंपनी वो पैसा जो उसने भरपाई करी है वो कहाँ से ले लेगी, कहाँ से वसूल करेगी, अपने उस प्रीमियम से जो उसके पास यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में आया था अलॉटमेंट के टाइम पर। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमें पता है कि जब हमें राइट ऑफ करना होता है कोई चीज तो ये जो यहाँ पर डेबिट है इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम जब आया था तब हमारा क्या था, क्रेडिट था। और जब उसमें से हम किसी चीज की भरपाई कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं किसी चीज को प्रीमियम से, तो उसकी अमाउंट कम होगी, तो इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। जब आया था तब क्रेडिट किया था हमने, तो अब हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हमारा क्रेडिट हो जाएगा 75,000 से।
तो इस तरह से हमारे ये जर्नल एंट्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इश्यू एट प्रीमियम की जर्नल एंट्रीज कि जब हम शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर इश्यू करेंगे तब क्या जर्नल एंट्रीज हमें करनी पड़ेंगी। उसके बाद है इस क्वेश्चन में आगे उसने और क्या क्या पूछा है। एक तो जर्नल एंट्री पूछी थी और एक उसने पूछा है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट आपको सिंपल सी वो है, 11th में हम सब करके आए हैं। जहां जहां पर भी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था उस अमाउंट को हम इधर लिख देंगे। इनकी बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ हुआ होगा डेबिट, जब उसके पास शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट आई तब। ठीक है, दूसरा उसके पास 2 शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट आई, 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल। जो जो भी अमाउंट आई हम लिख देंगे। और इधर क्या कहाँ पे भुगतान, बैंक पैसा गया कहाँ था, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस का, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस के रूप में जो अमाउंट गई थी वो हम इधर लिख देंगे। और उसके बाद जो हमारा बैलेंस बचेगा वो, तो इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने और हमसे क्या पूछा है, बैलेंस शीट पूछी है उसने हमसे। ठीक है, और नोट्स तो पूछा नहीं है, नोट्स टू अकाउंट। अब मैं आपको एक बार बैलेंस शीट भी बता देती हूँ उस क्वेश्चन की, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए हमारा बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें एक बनाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए हमें बनाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट। इसमें हम पूरा देखते हैं कि कंपनी ने क्या इश्यू किया था, कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, कितने इश्यू हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है शेयर कैपिटल। ठीक है, उसमें हमें पता है कि कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल क्या थी। अथोराइज्ड कैपिटल थी उसकी 5 लाख के इक्विटी शेयर्स के रूप में बटी हुई थी @ 10 ईच। तो इस तरह से उसकी अथोराइज्ड कैपिटल हो गई थी 50 लाख की। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे उसके पास आ जाएगा इश्यू एंड सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल। इनकी वो है कि उसने इशू कितना किया, और इशू उसने 2 किया और लोगों ने 18। ठीक है, 2 लाख था और 180 के लिए डिमांड आती तो हमें सब्सक्राइब कैपिटल अलग से बनानी पड़ती। ठीक है, और उस 18 में से भी कुछ लोगों ने अपना कुछ पैसा नहीं दिया तो हमें फुली पेड अप की अमाउंट अलग से और पेड अप की अलग से बनानी पड़ती। लेकिन यहाँ पर जो इश्यू करा वो सारे के लिए एप्लीकेशन आ गई और सबके ऊपर सारी अमाउंट आ गई, इसलिए हमने इकट्ठी एक लाइन बना दी। ठीक है, अगर मान लीजिए इश्यू 2 लाख के ऊपर 10 रुपीज ईच की होती और सब्सक्राइब लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन आई है सिर्फ 1,80,000 के लिए, तो हम यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल का अलग पॉइंट बनाते। और उसके बाद यानी कि कंपनी ने 10 रुपए नहीं मंगाए हैं, अभी सिर्फ 8 रुपए या 7 रुपए मंगाए हैं, या कुछ लोगों ने अपने शेयर्स के ऊपर पैसे नहीं दिए हैं, तो हमारे यहाँ पर एक और अलग से होती फुली पेड अप अमाउंट। ठीक है, फुली पेड अप या फिर नॉन फुली पेड अप। ठीक है, अगर नहीं आता तो नॉन फुली पेड अप, और सारा पैसा आ जाता तो फुली पेड अप। ये हमने थ्योरी में हम करके आए हैं सारे हिस्से। तो लेकिन यहाँ पर जितना इश्यू किया सारा अमाउंट मिला तो हमने एक ही जगह पर इकट्ठी बना दी। तो इश्यू किया था 2 लाख 10 रुपीज ईच के हिसाब से 20 लाख। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकंड नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम दिखाएंगे हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितने का बना था, वहां पे हमने देखा सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट हमारी आई थी, अब हमने तो सारी रेज भी कर दिया, देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम था हमारा 6 लाख का। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा था 6 लाख का। हाँ, 2 लाख के शेयर थे, प्रीमियम का अमाउंट 3 थी, तो 6 लाख प्रीमियम आया था। लेकिन इस 6 लाख के प्रीमियम में से हमने क्या किया था, 75,000 तो हम यूज कर चुके हैं, तो हमारे पास बचे कितने हैं 5,25,000।
ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में हमारे पास इतने ही पैसे बचे हैं। उसके बाद थर्ड हमारा बैलेंस हो जाएगा बैंक का। तो बैंक का जो अभी हमने अकाउंट बनाया वहां से हमारा जो भी बैंक का बैलेंस निकल के आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि हमारा आएगा 25,25,000। ठीक है, इस तरह से हमारा एक नोट बन के तैयार हो जाएगा। इसकी मदद से जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो इजी और जल्दी बन जाएगी। ठीक है, तो पहले अपना एक नोट्स तैयार कर लेते हैं। शेयर कैपिटल कितनी थी, कुछ प्रीमियम के रूप में आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो प्रीमियम को हम रिजर्व एंड सरप्लस टाइटल के अंतर्गत दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बैंक का बैलेंस। तो ये हमारा नोट्स तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। इस चैप्टर की बस यही है कि क्वेश्चन ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, इतनी देर में हमसे एक ही क्वेश्चन समझाया गया अभी तक। तो बैलेंस शीट में हमारा देखिए हम वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहे हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमारा करंट ईयर, ये हमारा प्रीवियस ईयर, और उसके बाद हमारा पर्टिकुलर। तो सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट का जो हमारी वर्टिकुलर पोजीशन में बैलेंस शीट होती है, हमें सबको पता है फर्स्ट टाइटल होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारी शेयर कैपिटल कितनी है, और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और सेकंड पार्ट होता हमारा एसेट्स का, जिसमें हमारी सबसे पहले आ जाएगी करंट एसेट्स, जिसमें हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर आप बैंक अकेला करंट एसेट्स में सिंपल चाहे बैंक लिख दो। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या है, शेयर कैपिटल में अभी हम नोट्स बना के आए थे, वहां से हमारी कैपिटल आ गई थी 20 लाख। ठीक है, यहाँ पे दोबारा हमें वो कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने नोट्स बना के आए थे। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी, जो कि कितनी निकल के आई थी 5,25,000। ठीक है, इस तरह से ये हो गई 25,25,000। और यहाँ पर करंट एसेट्स में कैश एंड इक्विवेलेंट के रूप में हमारे पास थे 25,25,000, या फिर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बजाय अकेला बैंक लिख दो और ये अमाउंट लिख दो, तो भी एक ही बात है, आपका गलत नहीं होगा। तो ये हमारी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बैलेंस शीट तैयार कर देंगे, हमारा नोट्स तैयार हो जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको बतानी भूल गई, वो क्या था, जब हमने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, हम ऐसे करी थी, लेकिन इसमें क्या है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना था, क्योंकि जो उसने शेयर इशू करे हैं वो इक्विटी शेयर्स में इशू करें, ना कि प्रेफरेंस में। जो कि हम टाइप्स ऑफ शेयर में पढ़ गए हैं ना, कि दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। तो जब उसने हमें नाम दे रखा है कि भाई जो शेयर इशू करें वो इक्विटी के हैं, तो जब भी हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट जब भी हम यूज करेंगे, जहां पर भी हमने शेयर एप्लीकेशन यूज किया है वहां पर हम उसके आगे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जहां पर भी हमने शेयर अलॉटमेंट नाम यूज किया है वहां पर हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। ठीक है, ये मैं भूल गई थी। ठीक है, फ्लो में, क्योंकि जब आपको ये क्वेश्चन आएंगे तब आप भी जल्दी जल्दी ऐसे ही लिखते हो। ये क्यों लिखा है हमने इक्विटी शेयर्स कैपिटल, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा ये जो शेयर्स है ये इक्विटी टाइप्स के हैं। ठीक है, जब आपको कुछ ये नहीं बता रखा हो कि शेयर इशू किए हैं, ऐसे कह रखा और ये नहीं बता रखा कि ये शेयर इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो हम इसको क्या मानेंगे, इक्विटी ही मानेंगे। ठीक है, अगर प्रेफरेंस होंगे, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें क्या मिलेगी, हमें रेट मिलेगी ज्यादातर 10% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, उसमें हमारे पास ऐसे रेट मिलेगी। तो हमारा जब ये होएगा इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर है, और जब कुछ नहीं बता रखा तब हमें उनको इक्विटी ही मानना है। और अगर बता रखा है तो ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर में
के तरह के शेयर्स हैं या 20% के शेयर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमें नाम दे रखा है ना शेयर्स का कि प्रेफरेंस है या इक्विटी है, वो नाम भी हम साथ ही रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमारे प्रेफरेंस नेचर के हैं तो हम क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और रेट दी है तो ठीक है, टू 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन या फिर टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और रेट दी है कि चले भाई 15% के नेचर के थे तो टू 15% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, यानी कि जो भी शेयर का नाम है ना वो जरूर लिख दो, ठीक है। तो ये और चीज एक आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा जब शेयर्स को हम इसके ऊपर इश्यू करते हैं, प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, यूज ऑफ कैश बुक। अभी मैं करा ही देती हूँ, छोटा सा है, कुछ कराने का भी नहीं है। जब अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि कंपनी अपनी कैश बुक भी जर्नल के साथ ही मेंटेन करके रखती है या कंपनी अपनी लेन देनों के लिए कैश बुक भी रखती है या बनाती है, तब हम क्या एंट्री करेंगे। हमारा क्वेश्चन सेम वही है, कुछ बदला नहीं है, ठीक है। जैसे हमने इसी क्वेश्चन में एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट हमने एंट्री कर दी थी शेयर इक्विटी, ठीक है, सॉरी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और उसके बाद एंट्री हो गई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल हम ये एंट्री करते थे, ठीक है। लेकिन जब ये कह रखा हो कि कंपनी अपने नगद लेन देनों के लिए, अपने जो भी लेन देन है उनके लिए कैश बुक भी तैयार करती है, तब हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जर्नल एंट्री बनाते वक्त जो हमारी कैश की, जहां पर भी कैश या बैंक शब्द को हम यूज करेंगे, वो जर्नल एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमारी सीधी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद ये वाली कट जाएगी बैंक की और फिर ये एंट्री हो जाएगी। क्योंकि ये वाली क्या है, ये वाली एंट्री हमें जर्नल में करने की जरूरत नहीं है कैश वालियों को, क्योंकि कैश के लिए अलग से कैश बुक है। तो जो भी लेन देन कैश में हुआ है उसको हम कैश बुक में रखेंगे ना, जर्नल में हम सिर्फ उन्हीं को रखेंगे जिनके कैश में नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज में कैश बुक में आपको कोई अलग से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जहां जहां हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं उनको हटा दो और बाकी के जर्नल एंट्री करते जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, उसके बाद जो आए वो कर देना। आप अपने माइंड में वैसे ही एंट्री करते रहना कि बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश बुक है तो हाँ भाई, एक बार स्टार्टिंग में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप बस एक बार पेंसिल से या माइंड में कर लो कि बैंक अकाउंट डेबिट ये होएगी, ठीक है, ये एंट्री होएगी, लेकिन अभी हम इसको करेंगे नहीं, माइंड में कर ली। अब जो दूसरे नंबर की है वो करते, फिर तीसरे नंबर पे फिर बैंक जब अकाउंट आएगा तो उसको माइंड में ही कर लो कि हाँ ये होती है, लेकिन उसको कैश बुक में करो और यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है। और अलग से ये तो हमारी हो गई जर्नल। इसी तरह से जर्नल एंट्री में हमने कैश को छोड़ दिया और जब वो कैश बुक बनवा रहा है तो कैश बुक में हम अपनी बना देंगे एंट्री, जो जो वहां पे छोड़ के आए हैं उनकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे। जैसे वहां पे हमने क्या छोड़ा था, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन छोड़ा था, उसको यहाँ दिखा दो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट छोड़ा था, उसको यहाँ अमाउंट को दिखा दो, जो वहां छोड़ के आए हैं उनको यहाँ दिखा दो, ठीक है। आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो कैश बुक का एक छोटा सा एक ही क्वेश्चन में पूछ रखा है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। कैश बुक बना रहा है तो जर्नल एंट्री करते समय कैश वाली एंट्रीज को स्किप करते जाओ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आएगा शेयर इश्यू एट डिस्काउंट, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, जैसे वहां पे हमने प्रीमियम में 10 वाला शेयर 12 में इशू किया था,
इसमें हम उस 10 वाले शेयर को 8 रुपए में इशू कर रहे हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि हम आपको ये जो वस्तु दे रहे हैं ये 10 रुपए की है, लेकिन आप हमें 8 रुपए दे दीजिए, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो है शेयर इशू एट डिस्काउंट के ऊपर बैन है। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि धोखाधड़ी का या फिर बाकी और भी फ्रॉड के चांसेस रहते हैं, इसलिए जो है कंपनी एक्ट के अंतर्गत ये अभी बैन है। हाँ, अगर कंपनी कोई बोनस शेयर इशू कर रही है, जो कि हम पढ़ के आए थे, स्वीट इक्विटी शेयर्स या बोनस शेयर इशू कर रही है, तो उनके लिए छूट है, वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकती है। जैसे हमने पढ़ा था ना, स्वीट इक्विटी शेयर्स की कंपनी अपने जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको एप्रिसिएट करने के लिए क्या करती है, शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर दे देती है कि उनसे 8 रुपए मांगती है और शेयर उनको 10 का दे देती है, ताकि वो थोड़े मोटिवेट हो, ठीक है। लेकिन वैसे फ्रेश इशू जब कोई शेयर होता है, जब कोई कंपनी किसी शेयर्स को फर्स्ट टाइम इशू करती है, तो उसको डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। आपके उसमें सिलेबस में डिस्काउंट का कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। जब हमने पढ़ा था तब डिस्काउंट का भी चैप्टर होता था, मतलब क्वेश्चन होते थे। उसमें हमारा क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट करते थे, यहाँ पर हम शेयर डिस्काउंट अकाउंट को अलॉटमेंट के टाइम पर ही रहेगा। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, वो मेनली अलॉटमेंट के साथ ही आता जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे हमने प्रीमियम में अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम को क्रेडिट किया था, अगर डिस्काउंट पे होता तो हम डिस्काउंट को डेबिट कर देते, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में कोई क्वेश्चन अभी डिस्काउंट का है नहीं, ठीक है, क्योंकि अब तो ये बैन ही हो चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, ना कोई क्वेश्चन है। आपको वैसे बता दिया कि डिस्काउंट क्या होता है। तो हमें पता चला कि शेयर्स को इशू करने के 3 मेथड होते हैं। जब जितने का शेयर है उतने पर ही इशू किया जाए तो एट पार, जब शेयर 10 का है उसको कम रेट पे किया जाए तो एट डिस्काउंट, और जब शेयर 10 कम रेट का ज्यादा के ऊपर इशू किया जाए तो एट प्रीमियम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये इशू जो है 3 टाइप से हो जाते हैं, शेयर इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। तो ये था हमारा शेयर्स को इशू करने के टाइम पर जर्नल एंट्रीज। दोनों मेथड से समझ ली, तीसरा मेथड आपके अभी है नहीं, ठीक है, बैनी है, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में है नहीं। तो नेक्स्ट हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। जब शेयर्स इशू करे हैं उसने 1000 और लोगों की तरफ से डिमांड आई है 800, तो ये अंडर हो गया, कम हो गया। और जब 1000 शेयर्स हैं और लोग मांगने वाले के 2000 खड़े हो गए, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो इसके हम कल ये टॉपिक पढ़ेंगे।